अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अरंडी की फसल को हानि पहुंचाने वाले कीट और रोगों का नियंत्रण और उपाय। गेहूं की फसल में सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण पर तकनीकी जानकारी। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय से प्रेषित कृषि मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसानों को सलाह। अरंडी की फसल इस समय फलियां बनने की अवस्था पर है और इस अवस्था पर यदि कीट और रोग फसल को नुकसान पहुंचाएंगे तो फसल से मिलने वाली उपज बहुत ही कम मिलेगी। इसलिए इस समय फसल पर किसी भी प्रकार के कीट और रोग दिखाई दें तो तुरंत ही फसल सुरक्षा उपाय अपनाएं, जिस पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र दिलीप नगर कानपुर देहात के डॉक्टर अभिमन्यु यादव। किसान भाइयों, अंडी की खेती हमारे प्रदेश में तराई क्षेत्रों एवं बुंदेलखंड तथा इलाहाबाद, कानपुर व आगरा जैसे जनपदों में शुद्ध या मिश्रित रूप में की जाती है, परंतु इसके उत्पादन में कुछ रोग व कीड़ों की समस्या आती है, जिनका समय से प्रबंधन करना जरूरी होता है। जहाँ तक रोग के संबंध में बात है तो इसमें रोगों में से मुख्य रोग लगता है पत्ती का धब्बा व झुलसा रोग, जिसके कारण से पत्तियों में छोटे छोटे काले या कत्थई रंग के धब्बे बनते हैं तथा धब्बों के किनारे पीले हो जाते हैं, जिसके कारण से पौधों की पत्तियां गिर जाती हैं और पौधा मुरझा जाता है तथा फसल को नुकसान होता है। यदि हम प्रबंधन करना चाहते हैं तो रोग दिखते ही 2 से 2.5 ग्राम मात्रा मैंकोजेब की 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए, अथवा कार्बेंडाजिम की 1 ग्राम मात्रा, मैंकोजेब की 2 ग्राम मात्रा, इसमें मिश्रण की 2-2.5 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें तो इस रोग से प्रबंधन हो जाएगा। यदि रोग खत्म न हुआ हो तो 15 दिन के अंतराल से दूसरा छिड़काव करना चाहिए। जहाँ तक कीट के संबंध में है तो कीट में बिहार हेयर कैटरपिलर, जिसको बालदार या रोएदार सूड़ी भी कहते हैं, इस सूड़ी के द्वारा पत्तियां पूरी खा ली जाती हैं या पत्तियों में कहीं तनों में डंठल केवल दिखाई देता है, जिससे पूरा पौधा या फसल नष्ट हो जाती है। यदि हमको इस तरह के कीड़े से बचाव करना है तो कीड़े लगने के शुरुआत में ही हमको मिथाइल पाराथियान 2% धूल को 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से यदि खेत में धुरकाव कर दिया जाए तो इस कीड़े से प्रबंधन हो जाएगा। इसी तरह से जो केस्टर सेमिलूपर कीट होता है, इसकी सूड़ी स्लेटी काले रंग की होती है, जो कि पत्तियों को खाकर फसल को नुकसान करती है। इससे बचाव करने के लिए क्यूनाल फास की 1.5 मिलीलीटर मात्रा या इसी तरह से दूसरे कीटनाशक जैसे मिथाइल पाराथियान की 2% धूल या फास्फेमिडान की 1.5 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर दें
तो कैस्टर सेमिल ऊपर से बचाव हो जाता है। इसी तरह से जो तीसरी समस्या है कैप्सूल बोरर की, जब हमारे फसल में कैप्सूल बनते हैं जिसके अंदर बीज बनता है तो उस समय एक कीट लगता है जो कि कैप्सूल में छेद करता है और छेद करके हमारी जो अंदर का भाग है उसको ख़त्म करता है, दाने नहीं पड़ने देता, बीज नहीं पड़ने देता, जिसके कारण से हमारी फसल को नुकसान होता है, उत्पादन कम हो जाता है। अगर इस तरह की समस्या से कंट्रोल करना है तो हमको फास्फेमिडान 1.5 मिलीलीटर या इसी तरह के दूसरे कीटनाशक का 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें तो अच्छा प्रबंधन हो सकता है। जी हाँ, तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बहुत जल्द लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, इसलिए बने रहिए हमारे साथ। गेहूं की फसल में सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण पर तकनीकी जानकारी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश के जिन भी किसान भाइयों ने गेहूं की बुआई कर दी होगी, उनकी फसल इस समय बढ़वार की विभिन्न अवस्थाओं पर होगी और आगे भी फसल से अच्छी बढ़वार मिलती रहे, बढ़वार होती रहे, इसके लिए कौन कौन से जरूरी कार्य करने हैं, इसकी जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र बांसूर, राजस्थान के कृषि वैज्ञानिक BL ओला। आज अपना चर्चा का विषय गेहूं के अंदर निराई गुड़ाई कब करें, उसमें क्रांतिक अवस्थाओं पर सिंचाई व अपने गेहूं को पाले से कैसे बचाया जा सकता है। किसान भाइयों मैं बताना चाहता हूं कि अपने गेहूं के अंदर हल्की मर्दाओं में 6 से 8 सिंचाई व भारी मर्दाओं में 4 सिंचाई करनी चाहिए। गेहूं के अंदर मुख्य रूप से जो 6 सिंचाई की जाती है उनका मैं आपकी क्रांतिक अवस्थाओं के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर इनकी क्रांतिक अवस्थाओं पर किसान भाई सिंचाई करता है तो उससे अधिक उत्पादन लिया जा सकता है और जो उसकी उपज में होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है। गेहूं के अंदर जो पहली क्रांतिक अवस्था है वो 20 से 25 दिन पर शीर्ष जड़ बनते समय होती है, तो इसमें पहला पानी सिंचाई देना। दूसरा पानी किसान भाई जब गेहूं 40 से 45 दिन का हो जाए, उसमें फुटान का समय होता है, तो फुटान के समय सबसे ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, तो किसान भाई इस समय भी सिंचाई करनी चाहिए। तीसरी सिंचाई किसान भाई 60 से 65 दिन पर जब गेहूं के अंदर गांठ बनने का समय होता है उस समय करें। चौथी सिंचाई किसान भाई मैं बताना चाहता हूं कि जब अपना गेहूं 80 से 85 दिन का हो जाए, उसमें जब बाली बनना शुरू हो जाए, बालियां बनने का समय हो, तो उस समय सिंचाई कर सकते हैं। पांचवी सिंचाई किसान भाई जब 100 से 105 दिन की फसल पर दाना बनते समय सिंचाई करें। और जो छठी सिंचाई या अंतिम सिंचाई है जो 110 से 115 दिन पर दाना पकाव के समय किसान भाई सिंचाई कर सकते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि गेहूं के अंदर जब पहली सिंचाई कर दी हो उसके 10-12 दिन के अंदर अंदर खरपतवारों को नष्ट करने के लिए उसमें निराई गुड़ाई करनी चाहिए। इसके साथ ही मैं किसान भाइयों आपको बताना चाहता हूं कि जिन किसान भाइयों के पास श्रमिक की उपलब्धता नहीं है वह उर्वरक शाकनाशियों का प्रयोग करके खरपतवारों को नष्ट कर सकता है। इस गेहूं के अंदर 2 प्रकार के खरपतवार होते हैं, एक चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, एक सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किसान भाई 2,4-D का 500 से 700 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर का स्प्रे करवा सकता है 800 से 1000 लीटर पानी में मिलाकर। इसके साथ ही अगर जैसे जंगली जई और गेहूं सा फेलेरिस माइनर जिसको बोलते हैं, इसके अंदर अपने आइसोप्रोटुरान का स्प्रे करके भी गेहूं को होने वाले जो खरपतवारों द्वारा नुकसान होने वाले को बचाया जा सकता है। अब किसान भाई मैं आपको बताना चाहता हूं कि जई और गेहूं सा को नष्ट करने के लिए अपने क्लोडिनिफॉप प्रोपागाइल होता है जिसका अपन स्प्रे करके नष्ट कर सकते हैं। और इसी प्रकार किसान भाइयों अपने इसके समय पर खरपतवार व क्रांतिक अवस्थाओं पर सिंचाई करके अपन गेहूं की अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। अभी सर्द ऋतु के अंदर किसान भाई गेहूं को पाले से बचाव के लिए थाई यूरिया नामक उर्वरक का स्प्रे कर सकते हैं, जिसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि सल्फर या गंधक जो 42% होती है वह उसमें नाइट्रोजन 36% होती है। तो किसान भाई थाई यूरिया का स्प्रे करने से चमक बढ़ती है, उसकी उपज में 15 से 20% वृद्धि होती है तथा ये जो गंधक होती है वो हमेशा फसलों को पाले से बचाव करती है। इसके अंदर सल्फा हाइड्रिल ग्रुप पाया जाता है जो कि प्रोटीन का विघटन होता है उसको रोककर अपने गेहूं की फसल को पाले से बचाव करती है। तो इन छोटी छोटी चीजों पर आप ध्यान देकर अपनी फसल को कम खर्चे में अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। आगे कुछ और भी रोचक जानकारियां हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द होंगे हाजिर।
पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय से प्रेषित कृषि मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसानों को सलाह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी होती है आपकी खेतीबाड़ी और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। कृषि एवं मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर एच.एस. कुशवाहा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर इस सप्ताह पंतनगर एवं इससे लगे उत्तराखंड राज्य के ऊधम सिंह नगर एवं नैनीताल जिलों के मैदानी क्षेत्रों तथा इससे लगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली एवं बदायूं जिलों में पिछले दिनों तापमानों में काफी गिरावट हुई थी तथा इस सप्ताह भी तापमानों में गिरावट होने, सुबह हल्के से मध्यम कोहरा छाए रहने तथा कहीं कहीं हल्का पाला पड़ने की संभावना है, जो कि गेहूं की फसल में अधिक कल्ले बनने हेतु अनुकूल रहेगा। साथ ही ऐसे मौसम में गेहूं की फसल में जिंक तत्व की कमी के लक्षण प्रकट होते हैं, जिससे पौधों की ऊपरी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं तथा फसल की बढ़वार रुक जाती है। अतः किसान भाई खेत में घूमकर देख लें, यदि इस प्रकार के लक्षण दिखाई दे रहे हों तब प्रभावित खेत की फसल में 2.5 किलोग्राम जिंक सल्फेट तथा 2 किलोग्राम यूरिया का 400 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से एक छिड़काव दोपहर बाद उस समय करें जब फसल की पत्तियों पर ओस न जमा हो। लेकिन यदि फसल में यूरिया का बुरकाव कर रखा हो तब यूरिया के स्थान पर 1 किलोग्राम बुझे हुए चूने के पानी का प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करें। दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में बोई गेहूं की फसल, जो कि ताज मूल जड़ बनने की क्रांतिक अवस्था पर है, अतः इस सप्ताह संभावित शुष्क मौसम के मद्देनजर इस अवस्था की फसल में पहली सिंचाई अवश्य करें। साथ ही देख लें कि यदि खेत की मिट्टी भारी हो तब सिंचाई के पहले तथा यदि मिट्टी हल्की हो तब सिंचाई के बाद 35 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ की दर से बुरकाव करें तथा अधिक खरपतवार होने की दशा में रासायनिक विधि द्वारा बुआई के 30 से 35 दिनों के अंदर ही खरपतवारों का नियंत्रण करें। नवंबर माह के द्वितीय सप्ताह में बोई गेहूं की फसल 1.5 माह की हो गई है, अतः इस सप्ताह संभावित शुष्क मौसम के मद्देनजर फसल में दूसरी सिंचाई करें। उथले जल स्तर की दशा में सिंचाई न करें। लाही की सितंबर माह के दूसरे पखवाड़े में बोई फसल लगभग पक चुकी है तथा यह कटाई हेतु तैयार है। पकी फसल की पहचान हेतु किसान भाई देख लें कि फसल के पकने पर 75% फलियां पीले सुनहरे हरे रंग की हो जाती हैं। अतः इस सप्ताह संभावित शुष्क मौसम एवं धूप खिलने के मद्देनजर ऐसी पकी फसल की कटाई कर लें। कटी फसल को 2 से 3 दिनों तक खेत में ही सूखने दें तथा बाद में मड़ाई कर दाने अलग कर लें। ऐसे मौसम में गन्ने की पेड़ी की कटाई का क्रम जारी रखें तथा गन्ना मिल पर पहुंचाते रहें। इस सप्ताह रात्रि के तापमानों में गिरावट होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए किसान भाई गन्ने की 9 लाख फसल की कटाई इस सप्ताह न करें, क्योंकि कम तापमानों के कारण नए कल्लों की फूटने तथा इनके बढ़ने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यदि किसी कारणवश 9 लाख फसल की कटाई करना आवश्यक हो तब कटाई के बाद गन्ने की पत्तियों को खेत में ही समान रूप से फैला दें। किसी परिस्थिति में पत्तियों में आग न लगाएं। शरतकालीन गन्ने की बोई 50 दिनों की फसल हो गई है, अतः इस सप्ताह संभावित शुष्क मौसम के मद्देनजर फसल में सिंचाई करें तथा ओट आने पर 50 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ की दर से बखेर कर कुदाल की सहायता से गुड़ाई करें। रात्रि के तापमानों में और गिरावट होने तथा पाला पड़ने की संभावना के मद्देनजर सलाह दी जाती है कि किसान भाई आम, अमरूद, पपीता, लीची एवं नींबू वर्गीय फलों के नए एवं छोटे पौधों को ठंड एवं पाले के प्रभाव से बचाने हेतु इस सप्ताह संभावित शुष्क मौसम के मद्देनजर सिंचाई अवश्य करें तथा यदि संभव हो तब पौधों को धान के पुआल या
गन्ने की पत्तियों से इस प्रकार से बांध दें कि द्वार दक्षिण दिशा की ओर खुला रहे, जिससे कि दिन के समय पौधों को प्रकाश मिलता रहे। लीची के फलत वाले वृक्षों की घनी, सूखी, व्याधित, कमजोर एवं एक दूसरे पर चढ़ी हुई शाखाओं को काटकर अलग कर लें। सब्जी की पालक, मेथी, लहसुन, प्याज, धनिया आदि फसलों में निराई करें। यूरिया का छिड़काव करें तथा ठंड के प्रभाव से बचाने हेतु सायं के समय हल्की सिंचाई अवश्य करें। प्याज की नर्सरी यदि 45 दिनों की हो गई हो तब इसकी रोपाई इस सप्ताह करें। पशुओं को भूसे तथा अन्य सूखे चारे के साथ रातिम एवं हरा चारा खिलाएं। इस समय गन्ने का अगोला प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, अतः दूध देने वाले पशुओं को इसे खिलाएं तथा रात्रि के समय अंदर बांधना जारी रखें। दिन के समय खुले धूप में बांधें। तो किसान भाइयों, यह था इस सप्ताह के मौसम का मिजाज। अगले सप्ताह मौसम की नई जानकारियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तो अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है बेदपुर रामपुर के विजय कुमार ने। आपने बटन मशरूम में लगने वाली बीमारियों के निदान पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। कुछ बीमारियों के बारे में बता देता हूँ कि हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि फसल में, मशरूम की फसल में, चूँकि ये कमरे के अंदर होती है, ज़्यादा बीमारियों का प्रकोप नहीं होता है, क्योंकि कमरे के अंदर होती है और सब कुछ हमारे नियंत्रण में होता है। ये बाहरी फसलों जैसी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बीमारियां इसमें आ जाती हैं। बीमारियों का कारण क्या क्या हैं? एक तो आवरण मृदा का में कच्चे अवयवों का प्रयोग करना, जैसे हमने कुछ सप्लीमेंट डाल दिया, जैसे हमने कच्चा गोबर के खाद आवरण मृदा में डाल दी, तो इसकी वजह से बहुत सारे मोल्ड्स और बहुत सारे फफूंदियाँ, बहुत सारे जीवाणु केसिंग मृदा में, आवरण मृदा में आ जाते हैं, जो मशरूम को नुकसान पहुँचाते हैं और उनका उत्पादन नहीं होने देते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले, अगर हमारे बैगों में स्पान अनुपूरक हो गया है और हम आवरण मृदा करने जा रहे हैं, तो आवरण मृदा का उपचार बहुत ही अच्छी तरीके से करना चाहिए। केमिकल ज़्यादा रह जाता है तो भी समस्या है, और केमिकल कम रह जाता है तो बहुत सारी व्याधियाँ आने लगती हैं। इसमें मुख्य रूप से मैं व्याधियों के नाम बता दूँ। एक तो ये है कि इसमें ग्रीन मोल्ड आता है, हरी फफूंदी आती है, ये ट्राइकोडर्मा से लगती है, और ये तब आती है जब हम केसिंग में कच्चे पदार्थों का उपयोग करते हैं और केसिंग में फॉर्मेलिन की मात्रा जब ज़्यादा रहती है। इसके उपचार के लिए क्या करना है आपको? इसके उपचार के लिए सबसे पहले हम फसल कक्ष के तापमान को कम करते हैं और केसिंग के पीएच को बढ़ा देते हैं। ये 2 उसके उपचार हैं। 2 उपचार करने पर ये समस्या खत्म हो जाती है। तापमान कम कर देंगे तब भी ये समस्या खत्म हो जाएगी। और दूसरी समस्या आती है कि जब इसमें जो फल निकलते हैं तो फलों में हल्का सा धब्बे आने लगते हैं, तो इसमें उन धब्बों को नियंत्रित करने के लिए, वो बेसिकली जीवाणु द्वारा लगने वाले धब्बे होते हैं, उन धब्बों को नियंत्रित करने के लिए हमें समय समय पर क्लोरीन की 0.05% की दर से क्लोरीन के घोल का सप्ताह में 1 बार उपचार अवश्य कर देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो मशरूम निकालने के पश्चात जो ठूठ या जो अवशेष, मशरूम के अवशेष बैगों में रह जाते हैं, उनकी सफाई हमें करना नितांत आवश्यक है। और जो मशरूम निकालने के बाद गड्ढे रह जाते हैं, उनको दोबारा से आवरण मृदा से भरना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम ऐसा करते हैं तो इस प्रकार के धब्बों से निजात पाई जा सकती है। एक और भी रोग आता है, इसको बोलते हैं हम बेट बबल, गीला बुलबुला बोलते हैं। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है और जो कि ये बटन मशरूम में लगती है। इसका अगर एक भी बीजाणु केसिंग आवरण मृदा पर पड़ जाए तो सारी की सारी फसल नष्ट हो जाती है। इसके उपचार के लिए हमारे पास फिलहाल में कोई दवाइयाँ ऐसी नहीं हैं, रसायन ऐसे नहीं हैं जिसका हम इसका उपयोग कर पाएँ, लेकिन बेबिस्टीन की अगर हम थोड़ी हाई डोज देते हैं तो उससे नियंत्रण किया जा सकता है। एक और रसायन है जिसको बोलते हैं मैग्नीज प्रोक्लोराज, वो अगर उपलब्ध है तो उसका स्प्रे करके इसको रोकथाम की जा सकती है।
और बेल का जो एक्सट्रैक्ट होता है, जो निथार होता है, उसका 0.05% के हिसाब से अगर हम स्प्रे कर दें इसके ऊपर तो हमें कुछ मात्रा में सफलता मिल जाती है। ये इस रोग से लड़ने की क्षमता जो है कुछ हद तक मिल जाती है। अगर फिर भी नहीं रुकती है बीमारी तो हमें ये चाहिए कि हम क्रॉप रूम को बदल दें। अगले सीजन में हम दूसरे प्रकार के दूसरे जगह पर अपने फसल कक्षों का निर्माण करें और पुराने फसल कक्षों में हम मशरूम का उत्पादन ना करें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। तीसरी बात, कभी कभी होता है जब ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है, लगभग 23 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान हो जाता है, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमारे जो मशरूम के तने हैं वो फट जाते हैं और उनमें ब्राउन कलर के धब्बे आ जाते हैं। वो कभी कभी ऐंठ जाते हैं, ट्विस्टिंग हो जाती है, उनमें फट जाते हैं, वो तिरछे हो जाते हैं। तो जब इस प्रकार की समस्या आने लगती है तो उसको कहते हैं सूखा बुलबुला। ये वर्टिसिलियम फंजिकोला वैरायटी फंजिकोला नामक फफूंद से लगती है। इसका सीधा उपचार ये है कि हम तापमान कम कर दें और तापमान कम करने के बाद में हम इसमें बेबिस्टीन का लोकल ट्रीटमेंट दें, स्थानीय उपचार दें। हर जगह उपचारित नहीं करने की ज़रूरत है, स्थानीय उपचार दें जिससे इस समस्या का निदान किया जा सकता है। तापमान कम करके भी इसका निदान किया जा सकता है। इसमें एक और महत्वपूर्ण मोल्ड लगता है। मोल्ड क्या एक बीमारी है, ये मशरूम एक विशेष प्रकार का मशरूम जो बटन मशरूम को नुकसान पहुंचाता है, तो इसको बोलते हैं इंकी कैप। इंकी कैप ये कोप्रानस नामक एक मशरूम, एक प्रकार का मशरूम है। कोप्रानस नामक मशरूम इन बैगों में उगाता है, जिसकी वजह से मशरूम का जो माइसीलियम है, हमारे मुख्य मशरूम का माइसीलियम, वो चल नहीं पाता है। तो और इसके अंदर ही जो इंकी कैप के जो फल हैं, जो फ्रूट्स हैं, वो यहीं पर विकसित होने लगते हैं। कभी कभी ये कंपोस्ट के या केसिंग के बाहर आ जाते हैं। ये तब होता है जब कंपोस्ट अच्छी तरीके से बनाई नहीं जाती है, मतलब कंपोस्ट में अमोनिया की मात्रा रह जाए या कंपोस्ट में गर्मी रह जाए, कंपोस्ट गर्म कंपोस्ट में ही हम बीज मिला दें, ऐसी दशा में ये इंकी कैप आ जाता है। इसकी रोकथाम के लिए सीधा सा उपचार यही है कि हम कंपोस्ट को भली भांति सड़ाएं और उसमें अमोनिया की मात्रा को बीज मिलाते समय निकाल दें। और कंपोस्ट बीज मिलाते समय, स्पानिंग करते समय पूर्ण रूप से ठंडी होनी चाहिए। आपको दोबारा से एक संक्षिप्त में दोबारा से बताना चाहूँगा कि फसल प्रबंधन के लिए क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से बिंदु महत्वपूर्ण हैं। तो पहली बात यह है कि फसल कक्ष का तापमान हमेशा जब फसल आने लगे वो 16 से लेकर के 20 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाए और ह्यूमिडिटी जो है 80 से लेकर के 90% तक रखी जाए। फसल कक्ष में पर्याप्त मात्रा में 4 घंटे के लिए रोशनी की व्यवस्था की जाए और 4 घंटे के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भी चाहिए। जो कमरे में CO2 इकट्ठी हो जाती है उसको भी निकाल के बाहर करें। इन सब चीज़ों का यदि ध्यान रखते हैं तो हम लगभग 60% से लेकर के 75% तक जो समस्याएं आती हैं मशरूम संबंधित, उनको नियंत्रित किया जा सकता है। इसके बाद में हमें इस बात का भी ध्यान देना होगा कि मशरूम फसल कक्ष में अन्य कोई बाहरी आदमी यूं ही ना घुसता चला है। वो भी अपने संग कुछ जीवाणु, कुछ फफूंदियाँ, कुछ व्याधियाँ ला सकता है जिससे आपके मशरूम को नुकसान पहुंच सकता है। बाहरी सीधी हवा मशरूम फसल कक्ष में नहीं आनी चाहिए, उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं जिसकी वजह से हमारा फसल कक्ष को नुकसान पहुंच सकता है। और जो हमने व्याधियाँ बताई हैं, व्याधियों के लिए हम आपको एक सीधी बात बताएं, कम तापमान, पूर्ण रूप से पकी हुई कंपोस्ट, पूर्ण रूप से उपचारित और पकी हुई आवरण मृदा और पूरा स्पान चला हुआ बैग, और जो हमारे ये चीज़ें हैं, अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ये जो जैविक व्याधियाँ आती हैं, जैसे मैंने बताया आपको, ग्रीन मोल्ड है, आपका ड्राई बबल है, वेट बबल है, इंकी कैप है, ये व्याधियाँ नहीं आएंगी और आपका मशरूम, आपके बैगों से, आपके क्रॉप रूम से मशरूम की पैदावार बहुत अच्छी होगी। इसी कड़ी में जिस दूसरे प्रश्न को शामिल किया गया है उसे पूछा है कन्नौज के आलोक लाल यादव ने। आपने चना की फसल में फली छेदक कीट के नियंत्रण पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज मैं किसान भाइयों को जो चना है, चने की फसल में लगने वाले कीट तथा उनके प्रबंधन के बारे में बताऊंगा। जो चने का फल छेदक है या फूट बोरर है, तो जो इसकी सूढ़ी है वो इनिशियल स्टेज में पत्तियों पर फीड करती है, फिर उसका जो जब पॉड फॉर्मेशन होती है तो उसमें फल में फीड करती है और उसमें छेद बनाकर इसकी आधा भाग नीचे लटका रहता है और बाकी चने के पॉड के भीतर रहती है। इसके मैनेजमेंट में किसान भाई हमारे जो ट्राइकोग्रामा नामक एक बायो एजेंट है,
ट्राइकोग्रामा कॉलोनिस और ट्राइकोग्रामा जापानिकम 2 स्पीसीज मिलती हैं। इसका ट्राइको कार्ड लेके हमारे किसान भाई खेत में उपयोग करेंगे तो इसका जो अंडे में जो अंडा है वो अंड परजीवी है, अंडे में अपना अंडा दे देता है और उसके अंडे को नष्ट कर देता है, तो उससे बचा जा सकता है। उसके लगभग आपको जो 50,000 से 1 लाख तक जो अंडे हैं उसको प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें 1 सप्ताह के अंतराल पर 3 से 4 बार लगाना है। और कीट को हमें देखना चाहिए कि कीट का जो ATL लेवल है वो कितना है। तो 1 मीटर में यदि एक सुड़ी आपको मिलती है तो हमें उसका मैनेजमेंट करना चाहिए। दूसरा, हम इसमें BT भी ले सकते हैं। एक बैक्टीरिया है बैसिलस thuringiensis, उसके 1 लीटर मात्रा को 500 से 700 लीटर पानी में मिलाकर 2 से 3 बार स्प्रे करने पर भी इस कीट का प्रबंधन किया जा सकता है। एक HANPV, एक स्पेसिफाइड न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस आता है जिसकी 250 LE प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग किया जा सकता है। ये दोनों तरह का लिक्विड और सॉलिड पाउडर फॉर्म में भी मिलता है। तो इसे हम जब लें तो किसान भाई हमारे इसका जो घोल बनाकर और इसका स्प्रे कर दें। उसका स्प्रे करने पर हमारे किसान भाई इस कीट से बचे जा सकता है। और यदि हमें इसके बावजूद भी यदि मैनेज नहीं होता है तो हमारे किसान भाई इसमें हमारा दूसरा जो इंसेक्टिसाइड है वो भी उपयोग कर सकते हैं। तो राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते और उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, annadata.up@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800108599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। आलू की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान करने वाले पिछेती झुलसा रोग का नियंत्रण। अधिक उपज के लिए प्याज की रुपाई और रोपाई के बाद किए जाने वाले प्रबंधन पर तकनीकी सलाह। और फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।